हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को समझना। और इस फंक्शंस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फिर उस फंक्शन का यूजेस क्या है, फिर कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जिसमें आपको दो टाइप आता है, एक प्री डिफाइंड जो कि पहले से डिफाइंड है, और एक फंक्शन होता है यूज़र डिफाइंड जो यूज़र डिफाइन करता है। उसके बाद आपको मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानना है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझना है। फिर आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर फंक्शन को यूज़ करना है, स्ट्रिंग और कैरेक्टर को मैनिपुलेट करने के लिए। फिर आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। फिर आपको आर्ग्यूमेंट का रोल समझना है और कंपेयर करना डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को। फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है स्कोप, वेरिएबल के स्कोप को, और फिर फंक्शन को। तो स्कोप के वेरिएबल को और फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना आपको प्रोग्राम में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फंक्शन क्या है। तो एक जो लार्ज प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट सकते हो स्मॉल सब प्रोग्राम के, ठीक है, जिसको ब्लॉक्स कहते हैं। और वही जो लार्ज प्रोग्राम का स्मॉल सब प्रोग्राम या ब्लॉक्स होता है उसी को फंक्शन भी कहते हैं। और हर एक सब प्रोग्राम का जो होता है वो क्या होता है, आपका एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होता है। तो फंक्शन जो है वो रिड्यूस क्या करता है, प्रोग्राम के साइज को और प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को, और ये आसान बनाता है क्या, प्रोग्राम को समझने में, उसको टेस्ट करने में और उसमें एरर चेक करने में। तो फंक्शन का बेसिकली काम क्या है कि प्रोग्राम के साइज और उसके कॉम्प्लेक्सिटी को कम करें और उस प्रोग्राम को समझें, टेस्ट करें और उसमें एरर ढूंढें। तो फंक्शन जो है वो अवेलेबल जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, और जो यूज़र क्रिएट करता है फंक्शन उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है आपका सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है। उसके बाद आते हैं, समझते हैं फंक्शन की ज़रूरत, मतलब नीड फॉर अ फंक्शन, फंक्शन का क्या ज़रूरत है। तो फंक्शन का सबसे पहला ज़रूरत है कि आपको साइज को रिड्यूस करना है और प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। तो जब प्रोग्राम के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा तो आपको फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, सब प्रोग्राम बनाता है जिसमें वो अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है, और उसको कॉल करता है, या फिर उसको कॉल करता है किससे, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से। तो फंक्शन जो है वो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी और साइज को रिड्यूस करता है और प्रोग्राम को सब प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, ठीक है, फंक्शन अपना फंक्शन बना के या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फंक्शन मौजूद है उसको यूज़ करके। तो इसमें सबसे पहला आता है आपको डिवाइड एंड कंकर, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम जो है उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, तो सब प्रोग्राम में, ठीक है, किसमें, तो सब प्रोग्राम में। कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम जो एक लंबा सा लेंदी प्रोग्राम है उसको जब आप छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर दोगे उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। एक प्रोग्रामर जो है वो फोकस करता है किस पे, डेवलपमेंट पे, डिबगिंग पे और टेस्टिंग पे, किसका, तो फंक्शन का। तो एक प्रोग्रामर का काम होता है कि एक इंडिविजुअल फंक्शन जो होता है उसको उसके डेवलपमेंट पे फोकस करें, उसके डिबगिंग पे फोकस करें और उसके टेस्टिंग पे फोकस करें, ठीक है। और बहुत सारा प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पे एक साथ काम करता है, तब जाके एक पूरा प्रोग्राम बनता है। तो फंक्शन क्या करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम को बनाने में हेल्प करता है। फिर दूसरा आता है क्या, रीयूजेबिलिटी।
तो रीयूजेबिलिटी कहने का मतलब ये हो गया कि जो कुछ लाइन ऑफ कोड, मतलब फंक्शन जो जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें कुछ लाइन ऑफ कोड जो है वो रिपीटेडली यूज्ड होता है, ठीक है, डिफरेंट कंटेक्स्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन होता है सेम कोड का, उसको फंक्शन क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, जो कि इंप्रूव कर देता है क्या, प्रोग्राम के मेंटेनेंस और प्रोग्राम के साइज को, प्रोग्राम के मेंटेनेंस को इंप्रूव कर देता है और उस प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस कर देता है, ताकि आपको बार बार एक ही कोड नहीं लिखना पड़ता है, आप फंक्शन कॉल करके उस पार्टिकुलर पीस ऑफ कोड को कॉल कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। अब कुछ फंक्शन को क्या मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट के साथ, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो फंक्शन को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन, जिसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो फंक्शन होता है आपका, एक तो प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो C++ जो है उसमें बहुत वो उसमें रिच कलेक्शन होता है, फंक्शन का रिच कलेक्शन होता है, जो कि रेडी टू बी यूज्ड होता है बहुत सारे टास्क के लिए, जो हमेशा तैयार रहता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क में यूज होने के लिए। तो टास्क जो परफॉर्म होता है हर एक के साथ, वो क्या है, वो ऑलरेडी रिटर्न है। हर एक फंक्शन का जो टास्क होता है वो ऑलरेडी रिटर्न है, डिबग्ड है और कंपाइल्ड है, ठीक है। और उसका डिफिनेशन जो है वो ग्रुप्ड होता, स्टोर होता है किसमें, हेडर फाइल्स में, ठीक है। तो सच रेडी टू यूज सब प्रोग्राम जो है, उस तरह का जो रेडी टू यूज प्रोग्राम है उसको प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। तो C++ जो है वो प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी, किस चीज का फैसिलिटी, तो नए फंक्शन को क्रिएट करने का फैसिलिटी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसके लिए, तो यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार C++ जो है वो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी नया फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। तो जो नाम होता है टास्क का, वो क्या होता है, उसमें डाटा रिक्वायर्ड होता है, उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और ये डिसाइड होता है किसके थ्रू, तो यूजर के थ्रू, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो जो नया फंक्शन क्रिएट करने का जो ये तरीका है, इसी को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फिर आते हैं, बात करते हैं हेडर फाइल्स और बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। तो हेडर फाइल जो है वो प्रोवाइड करता है फंक्शन प्रोटोटाइप और डिफिनेशन। हेडर फाइल प्रोवाइड करता है फंक्शन का प्रोटोटाइप और डिफिनेशन, किसके लिए, तो लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए। डाटा टाइप और कांस्टेंट जो होता है, डाटा टाइप और कांस्टेंट्स जो होता है वो यूज होता है लाइब्रेरी फंक्शन के लिए, ठीक है, और जो उसके अंदर डिफाइन होता है। तो बेसिकली जो हेडर फाइल है वो आइडेंटिफाई होता है फाइल एक्सटेंशन .h से, और एक सिंगल हेडर फाइल जो है उसमें आपको मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे studio.h में ये फाइल एक्सटेंशन .h लगा है, और ये एक हेडर फाइल है जिसमें कि प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो स्टोर होता है या उसमें कंटेन होता है, मतलब उसमें होता है किसमें, तो studio.h में। तो जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो studio.h होता है, इस हेडर फाइल में आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो प्रीडिफाइंड फंक्शन, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जिसको गेट कैर और पुट कैर, गेट्स और पुट्स कहते हैं, वो फाइल, उसका फाइल डिफाइन होता है, जिसमें से कि गेट कैर और पुट कैर फंक्शन जो है वो क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। और गेट कैर का जो यूज होता है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, सिंगल कैरेक्टर को गेट करने के लिए होता है, कहाँ से, तो कीबोर्ड से। और पुटकैर का जो यूज होता है, पुटकैर फंक्शन का जो यूज होता है उस सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। तो गेटकैर और पुटकैर जो है वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका यूज होता है सिंगल कैरेक्टर को गेट और पुट करने में, ठीक है। गेट करना मतलब कीबोर्ड से लेना और पुट करना मतलब डिस्प्ले पे पुट करना।
तो गेट कैर और पुट कैर फंक्शन जो है उसको समझने के लिए एक प्रोग्राम समझते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है, आपको एक प्रोग्राम लिखने यहाँ पे लिखा हुआ जिसमें आपको कोड जो है वो एक्सेप्ट करता है एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको डिस्प्ले भी करता है। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है आईओ स्ट्रीम से, है ना, और ये यूज़ होता है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो सी इन सी आउट का यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर ये studio.h जो है ये हेडर फाइल है और ये बेसिकली यूज़ हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए जो कि है आपका क्या, ये गेट कैर और पुट कैर। ठीक है, इसी दो फंक्शन गेट कैर और पुट कैर के लिए ये studio.h जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये यूज़ हुआ है। इसके अंदर इसका फंक्शनलिटी डिफाइंड है पहले से। और नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो कि क्लासेस और डिफरेंट फंक्शन सब में नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। फिर हर एक प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से एक्सिक्यूट होना स्टार्ट होता है और हर एक पीस ऑफ कोड जो होता है C++ में वो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है। तो जो ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है इस कोड में सबसे पहले आपने क्या मैसेज भेजा स्क्रीन पे, सी आउट करने क्या, टाइप अ कैरेक्टर। तो वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आएगा टाइप अ कैरेक्टर। फिर उस कैरेक्टर का जो वैल्यू है उसके लिए आपने एक ch वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, उसमें किया गेट कैर। ठीक है, तो ये गेट कैर जो वैल्यू जो भी आप डालोगे वहाँ पे यहाँ पे इंटर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा मैसेज भेजोगे आप सी आउट के थ्रू डिस्प्ले पे क्या कि द इंटर्ड कैरेक्टर इज, इंटर्ड कैरेक्टर क्या होगा, तो पुट कैर उसमें ch ले लेंगे। इंटर्ड कैरेक्टर आपने जो पुट किया है वो पुट कैर के थ्रू क्या करेगा, स्क्रीन पे वो लिख के भेज देगा कि जो आपने यहाँ पे गेट कैर से लिया था वो वापस यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। और जो ये रिटर्न 0 है ये फंक्शन वापस मेन के पास कमांड लेके चला जाएगा। तो फिर आप जब कंपाइल करोगे इस प्रोग्राम को, रन और कंपाइल करोगे तो इसमें आपका आएगा क्या मैसेज, ये लिखा आएगा यहाँ पे टाइप अ कैरेक्टर। और फिर दूसरा मैसेज जो आपने भेजा था द इंटर्ड कैरेक्टर इज टी, तो आपने टाइप किया टी तो इंटर्ड कैरेक्टर टी आ गया। तो ये जो हुआ पहला जो ये वाला फंक्शन हुआ, ये पहला वाला जो हुआ ये हुआ आपको ये गेट कैर के कारण। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो हुआ ये जो आया ये आया आपका पुट कैर के कारण। ठीक है, जिसमें ch एक वेरिएबल था। अब आते हैं बात करते हैं गेट्स और पुट्स फंक्शन की। तो जो गेट्स और पुट्स फंक्शन है, जो गेट्स फंक्शन है वो रीड करता है, क्या रीड करता है, स्ट्रिंग को। कहाँ से, तो स्टैंडर्ड इनपुट से। तो फंक्शन जो है वो गेट करता है मतलब रीड करता है स्ट्रिंग को, कहाँ से, तो स्टैंडर्ड इनपुट से, और स्टोर करता है इसको स्ट्रिंग, स्टोर करता है उस स्ट्रिंग में जो कि पॉइंट होता है वेरिएबल के द्वारा। और फंक्शन जो पुट्स है वो प्रिंट करता है। तो गेट्स जो है वो रीड करता है और पुट्स क्या करता है, प्रिंट करता है स्ट्रिंग को। ठीक है, जो कि किसके द्वारा रीड किया गया, गेट्स के द्वारा रीड किया, गेट्स फंक्शन के द्वारा रीड किया गया है एक नए लाइन में। तो गेट्स का काम क्या है, तो गेट्स का काम है स्ट्रिंग को रीड करना और पुट्स का काम क्या है, स्ट्रिंग को प्रिंट करना। तो यहाँ एक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है डिस्प्ले से एक स्ट्रिंग। ठीक है, एक कोड है जो कि एक्सेप्ट करता है एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले पर। तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो सी इन सी आउट यूज़ करते हैं उसके लिए। ये studio.h जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें .h एक्सटेंशन है, ये यूज़ होता है आपको गेट्स और पुट्स फंक्शन के लिए जो कि आपका यहाँ यूज़ हुआ है और यहाँ यूज़ हुआ है। फिर नाम के कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज़ करते हो। और फिर हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है इंट मैन से, और हर एक प्रोग्राम जो है 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। तो इस प्रोग्राम के कोड में आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया str जो कि है कैरेक्टर टाइप का जिसमें 50 स्पेस है, 50 वेरिएबल्स 50 अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। फिर आपने मैसेज भेजा सी आउट के जरिए इंटर स्ट्रिंग। फिर आपने गेट str के थ्रू यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग इंटर किया, गेट str सी आउट, तो यहाँ से आपने वो हुआ इंटर। फिर आपने सी आउट किया क्या, यू इंटर्ड,
और ये डिस्प्ले करेगा पुट्स str यहाँ स्क्रीन पे। तो जो आपने इंटर किया गेट्स के थ्रू इस पॉइंट पे, वो पुट्स के थ्रू इस पॉइंट पे वापस इंटर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे कि आपका आउटपुट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, आपका वो सी आउट जो मैसेज लिखा था इंटरेस्टिंग कंप्यूटर साइंस, वो गेट्स से यहाँ आ जाएगा, और पुट्स के थ्रू ये क्या कंप्यूटर साइंस यहाँ लिखा आ जाएगा। तो ये था गेट्स और पुट्स फंक्शन का फंक्शनैलिटी। फिर आते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर फंक्शन की, जिसका हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है ctype.h। और जो हेडर फाइल होता है वो क्या करता है, डिफाइन करता है वेरियस ऑपरेशन किस पे, तो कैरेक्टर पे। तो ये ctype.h जो है वो ऑपरेशन डिफाइन करता है कैरेक्टर पे। तो ctype.h जो है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और स्टूडियो डेटा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी था जो गेट्स पुट्स के लिए होता था, इनपुट आउटपुट करने के लिए। ठीक है, तो जो वेरियस कैरेक्टर फंक्शन अवेलेबल सी में है, ठीक है, उसका हेडर फाइल जो है वो क्या हो जाएगा, ctype.h। ठीक है, और इसको आप जो है टॉप पे वो करते हो, जिसमें आपका पहला आता है इज एल नम, एल मतलब अल्फा न्यूमरिक। तो ये जो फंक्शन होता है ये इज एल नम, ये फंक्शन यूज होता है चेक करने के लिए कि क्या वो कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, क्या वो कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक है या फिर वो अल्फा न्यूमरिक नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा नॉन जीरो वैल्यू क्या, सी, अगर डिजिट और लेटर होगा, नहीं अगर डिजिट और लेटर नहीं होगा तो वो रिटर्न कर देगा जीरो। जैसे कि यहाँ पे इज एल नम एक फंक्शन है, किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का। इस फंक्शन का आर्गुमेंट दिया गया कैरेक्टर सी। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो गया प्रॉपर, किसमें आपका कैरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने एक इंटीजर टाइप आर का एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और इसमें फंक्शन यूज कर दिया इज एल नम, और इसके अंदर लिख दिया आपने 5, चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और फिर आपने मैसेज दूसरा लिखा क्या, सी आउट इज एल नम, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये टैब और ये आर वेरिएबल को यहाँ पे पुट करने। लेकिन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे असाइन करेगा क्या, जीरो वैल्यू, किसमें, तो एन वेरिएबल में। चूंकि यहाँ गिवन कैरेक्टर जो ना ही अल्फाबेट है और ना ही डिजिट है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको समझना क्या है, जैसे कि यहाँ पे अभी जो मैं बात करता उस चीज़ के लिए बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए ना ही नंबर लिखा हुआ ना ही अल्फ़ाबेट, यहाँ पे क्या एक सिंबल है सी का वैल्यू, तो जो आपका ये एन का वैल्यू है उसमें क्या आ जाएगा, डॉलर साइन आ जाएगा सी की जगह। तो चूंकि यहाँ पे ना ही डिजिट है ना ही नंबर, इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इज एल नम जो है ये किसके लिए, अगर कैरेक्टर रहेगा या डिजिट रहेगा तभी ये क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा, नहीं तो ये अगर कोई सिंबल होगा तो वो रिटर्न 0 करेगा। तो यहाँ एक प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, जो कि इन सी आउट के लिए यूज़ होता है। फिर स्टीडियो डॉट एच जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट एच यूज़ होता है। फिर आपका ctype.h जो है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है वो नाम के कन्फ्लिक्ट को कम करता है। फिर हर एक फंक्शन जो हर एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है प्रोग्राम, वो एक्सिक्यूट करना शुरू होता है मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम लिखा होता है दो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और जो ये पीस ऑफ कोड है इसमें आपने क्या ले लिया है, एक ch वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर टाइप का, और एक r वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। फिर आपने क्या किया, स्क्रीन पर मैसेज भेजा सी आउट के थ्रू की टाइप अ कैरेक्टर, और फिर वो कैरेक्टर जो है ch जो ये ch कैरेक्टर है जो वेरिएबल है, इसमें आपने क्या गेट कैर, मतलब जो आप कीबोर्ड से लोगे इनपुट उसके लिए यूज़ किया गेट कैर, जो कि यहाँ टाइप होगा टाइप अ कैरेक्टर के जस्ट आगे। फिर आप यूज़ करते हो आर, जो ये इन टाइप आर यूज़ किए हो इसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं इज एल नम, और इसमें ये डालते हो ch। तो फिर आप मैसेज भेजते हो स्क्रीन पर लिख के सी आउट के थ्रू कि द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज एल नम ch इज, और जो आर का वैल्यू होता है वहाँ पे आप लिख देते हो। तो आर का वैल्यू आप जो भी पुट करोगे, जो आर का वैल्यू है जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो वहाँ पे मैसेज में लिखा चले आएगा। तो यहाँ पे आपने
यहाँ इसलिए जो आपका आउटपुट हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा कि टाइप अ कैरेक्टर ए, तो आपने कैरेक्टर ए टाइप कर दिया, तो चूंकि अब ये क्या है, इज एल नम लगा है, और इज एल नम लगता है तो अगर अल्फ़ाबेट होता है या फिर एक डिजिट होता है तो वो 1 रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया आपका। द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज एल नम सी एच इज़ 1। अगर आप सिंबल डालोगे, जैसे यहाँ पे दूसरे वाले में डाला गया है टाइप अ कैरेक्टर, तो क्वेश्चन मार्क का साइन दिए हो, तो आपका रिटर्न वैल्यू जो है वो इज एल नम सी एच का 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इज एल नम जो है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट और डिजिट के लिए यूज़ होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं इज़ अल्फ़ा के बारे में। तो इज़ अल्फ़ा भी जो क्या है, एक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है चेक करने के लिए कि गिवन जो आपका वैल्यू है वो एक कैरेक्टर है, गिवन कैरेक्टर जो है वो क्या ये वो एक अल्फ़ाबेट है या नहीं। तो इज़ अल्फ़ा का काम है अल्फ़ाबेट चेक करना। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, एक इज़ अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन किया, किस टाइप का, तो इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास किया कैरेक्टर सी, ये इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा 1, कब, अगर जो गिवन कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट होगा तो क्या रिटर्न करेगा 1, अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा 0। तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट होता है वो असाइन करेगा 0 किसमें, तो वेरिएबल n में। क्या असाइन करेगा फॉलोइंग स्टेटमेंट 0 अगर वेरिएबल n में, सिंस द गिवन कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट। जैसे कि इस वाले फंक्शन में देखिए, यहाँ गिवन कैरेक्टर जो है 3 वो अल्फ़ाबेट नहीं है, वो एक डिजिट है, तो इसलिए ये डिस्प्ले करेगा, बट द स्टेटमेंट इसलिए ये डिस्प्ले क्या करेगा, 0 डिस्प्ले करेगा। वहीं अगर यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट ए डाल दोगे तो ये डिस्प्ले 1 करेगा। तो इस अल्फ़ा का काम होता है फंक्शन का कि आपको अगर अल्फ़ाबेट रहेगा तो 1 रिटर्न करो, अगर अल्फ़ाबेट नहीं रहेगा तो 0 रिटर्न करो। उसके लिए एक प्रोग्राम यहाँ लिखा गया है क्या, कि आईओ स्ट्रीम हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सी इन सी आउटपुट ऑपरेटर के लिए studio.h आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हो गया गेट कैरेक्टर पुट कैरेक्टर के लिए। सी टाइप जो है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे इज़ एल नम, फिर इज़ अल्फ़ा उसके लिए यूज़ होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आपके नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। और हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और हर एक प्रोग्राम जो है ये 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये पीस ऑफ कोड जो आपने लिखा है, इसमें आपने एक वेरिएबल लिया है सी एच जो कैरेक्टर टाइप का है, फिर आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे सी आउट के थ्रू इंटर अ कैरेक्टर, फिर आपका जो सी एच का वैल्यू यहाँ पे है वो गेट कैर के थ्रू यहाँ पे एक वैल्यू लेगा कीबोर्ड से, फिर आपको सी आउट फंक्शन जो है वो वहाँ स्क्रीन पे मैसेज लिखा आएगा द रिटर्न वैल्यू ऑफ इज़ अल्फ़ा सी एच इज़, तो वो हो जाएगा क्या, इज़ अल्फ़ा सी एच, ठीक है, मतलब जो भी सी एच का वैल्यू होगा उसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। तो इसका आउटपुट आपका आएगा क्या, इंटर अ कैरेक्टर, तो रिटर्न वैल्यू आपका जैसे ए डालोगे तो 1 आ जाएगा, अगर आप कोई डिजिट डाल दिए, नंबर डाल दिए 7, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो इज़ अल्फ़ा का ये यूज़ था। फिर आते हैं, बात करते हैं इज़ डिजिट का। तो जो फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, जो फंक्शन यूज़ होता है चेक करने के लिए कि वेदर द गिवन कैरेक्टर जो है वो डिजिट है या फिर नहीं है, ठीक है, तो गिवन कैरेक्टर डिजिट है या फिर नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इस डिजिट फंक्शन। और ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा 1 अगर गिवन कैरेक्टर जो होगा वो डिजिट होगा, अगर डिजिट नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा 0। इसका सिंटैक्स बेसिकली इस तरह से होता है, ये इंटीजर टाइप का इस डिजिट, और ये इसमें आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर सी। तो जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है तो जो वेरिएबल n होता है उसमें 1 रिटर्न करेगा, उसमें डिजिट होगा। तो जैसे यहाँ एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिस प्रोग्राम में आपका क्या, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। फिर हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम सी इन सी आउटपुट ऑपरेटर के लिए, सी टाइप डॉट एच कैरेक्टर के लिए, और हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। हर एक प्रोग्राम का कोड 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और इस प्रोग्राम के कोड में आपका जो कैरेक्टर है वो एक वेरिएबल सी एच है, वो वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का। आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे सी आउट लेके इंटर अ कैरेक्टर, फिर आपने इनपुट के जरिए वहाँ पे कैरेक्टर सी एच डाला, फिर आपने सी आउट किया क्या, द रिटर्न वैल्यू ऑफ इस डिजिट सी एच इज़,
तो आपने वहाँ पे वैल्यू डाल दिया इस डिजिट सी एच का, तो जो भी यहाँ पे आपका सी एच का वैल्यू आएगा वो इस तरह से आपको बताएगा 0 और 1 में। तो आपने इंटर अ कैरेक्टर, आपका मैसेज आया, आपने वहाँ 3 डाला, तो इस डिजिट का यूज़ होता है कि इसको ट्रू कर दे, तो इसलिए ये ट्रू 1 आ गया आपका। और अगर कैरेक्टर डालोगे ए तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, फॉल्स। तो इसलिए जो रिटर्न 0 है यहाँ पे कंपलसरी नहीं है लेटेस्ट कंपाइलर में, इस चीज़ को याद रखिए, वो खुद ब खुद मेन फंक्शन के पास चला जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इज लोअर फंक्शन के बारे में। इज लोअर फंक्शन जो होता है वो यूज़ होता है चेक करने के लिए कि वेदर जो एक कैरेक्टर है वो लोअर केस में है या मतलब स्मॉल लेटर में है या नहीं। तो ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा एक नॉन जीरो वैल्यू अगर गिवन कैरेक्टर लोअर केस में है, लोअर केस अल्फ़ाबेट में है। अगर वो लोअर केस अल्फ़ाबेट में नहीं है तो वो फिर 0 रिटर्न करेगा। तो सिंटैक्स जो होता है इसका बेसिकली इस तरह से होता है कि इज़ लोअर एक फंक्शन होता है जो कि इंटीजर टाइप का होता है, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कैरेक्टर सिस टाइप का होता है। एक बार एक्सिक्यूट करोगे स्टेटमेंट को तो जो वैल्यू होता है वेरिएबल n का वो 1 होगा अगर गिवन कैरेक्टर जो लोअर केस में है। तो यहाँ जैसे गिवन कैरेक्टर यहाँ पे एक सी एच वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, उसमें n डाला, ठीक है। अब इंट n जो है उसमें इज लोअर सी एच डाला, तो अब इस फंक्शन में क्या हो गया आपका इंट लोअर सी, इसका सिंटैक्स इस तरह से हो गया। तो लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा, स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है ये रिटर्न करेगा 0 टू वेरिएबल n, सिंस द गिवन कैरेक्टर जो है वो क्या है, इस वाले केस में p है और इस वाले केस में ये 1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो n का n क्या है वो स्मॉल में है, इसलिए वो क्या करेगा 1 रिटर्न करेगा, और यहाँ p क्या है अपर केस में, इसलिए वो 0 रिटर्न करेगा। फिर आते हैं, बात करते हैं इज़ अपर के बारे में। तो ये फंक्शन जो बेसिकली है इज़ अपर, ये यूज़ होता है आपको क्या कि चेक करने के लिए कि जो गिवन कैरेक्टर है वो अपर केस में है या नहीं है। तो ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा 1, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो, नहीं तो ये रिटर्न करेगा 0। तो फॉलोइंग एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 1 जो है वो असाइन होगा किस में, तो n में, ठीक है, और 0 असाइन होगा किस में, तो m में। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक n वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और इसमें इज़ अपर लगा हुआ है जो कि 8 वही अल्फ़ाबेट है, ठीक है, कैपिटल में। फिर इंट m वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और ये इज़ अपर केस में ये इज़ अपर लग गया इसमें, तो ये अल्फ़ाबेट को क्या कर देगा, अपर में कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टू अपर। टू अपर जो होता है ये फंक्शन जो होता है यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करने के लिए, तो एक कैरेक्टर को अपर केस में, तो अगर वो लोअर केस में होगा तो वो क्या चेंज होगा अपर केस में, किस फंक्शन की मदद से, तो टू अपर फंक्शन की मदद से। अब जो ये फंक्शन होता है वो रिटर्न करेगा अपर केस इक्विवेलेंट उस कैरेक्टर का, ठीक है। अगर गिवन कैरेक्टर अपर केस में पहले से है तो वो आउटपुट सेम ही दिखा देगा। तो यहाँ जैसे एक टू अपर फंक्शन यूज़ किया कैरेक्टर टाइप का, इसमें आर्ग्यूमेंट डाला कैरेक्टर सी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा इस तरह से वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे कि कैरेक्टर के डाला स्मॉल में है, अब ये टू अपर फंक्शन लगा है तो ये क्या करेगा, वेरिएबल इसको कैपिटल के बना देगा, ठीक है। अब ये बी पहले से है इसके अंदर कैरेक्टर, तो अब इसको टू अपर फंक्शन लगा है तो ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ वही वैल्यू दे देगा। फिर आते हैं, बात करते हैं टू लोअर की। तो फंक्शन जो होता है वो यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए एक कैरेक्टर को लोअर केस में। कौन सा फंक्शन, तो टू लोअर फंक्शन। तो टू लोअर फंक्शन जो होता है उसका यूज़ होता है एक गिवन कैरेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए, और यह फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है लोअर केस, ठीक है, एक गिवन कैरेक्टर का लोअर केस। अगर गिवन कैरेक्टर जो है वो लोअर केस में है तो आउटपुट सेम आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एक फंक्शन है टू लोअर जो कि कैरेक्टर टाइप का है और इसमें ये आर्ग्यूमेंट डाला है। तो जैसे अगर यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो ये जो टू लोअर फंक्शन है वो क्या करेगा, इसको स्मॉल बना देगा, ठीक है। और अगर आपका फंक्शन जो है पहले से स्मॉल में है जैसे इस केस में है तो इसको कुछ नहीं करेगा, एज इट इज छोड़ देगा टू लोअर फंक्शन लगा के, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का, जिसके लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज होता है स्ट्रिंग डॉट एच। तो जो लाइब्रेरी स्ट्रिंग डॉट एच है ना, ठीक है, इसको सी स्ट्रिंग भी कहते हैं।
और इसका कुछ कॉमन फंक्शन होता है किससे डील करने के लिए। तो जो स्टोर्ड स्ट्रिंग है मतलब एरे में जो स्टोर्ड स्ट्रिंग है जिसमें कैरेक्टर होता है उसको रेफर करने के लिए। तो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल जो होता है वो इंक्लूड होता है क्या, बिफोर यूजिंग एनी स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसका यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो होता है उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिंग CPY फंक्शन। ये स्ट्रिंग CPY फंक्शन जो है ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, टारगेट और सोर्स। फिर क्या करता है, ये कॉपी करता है स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, ठीक है, जो कि पॉइंट किया जाता है सोर्स के द्वारा। किसमें पॉइंट किया जाता है, तो मेमोरी लोकेशन में, ठीक है, पॉइंटेड बाय किससे, तो टारगेट से। तो जो नल होता है, नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है, वो भी कॉपी हो जाता है। तो स्ट्रिंग CPY का काम है कॉपी करना। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपने s इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज़ किया है उस स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए। हर एक फंक्शन जो सी इन सी आउट को यूज़ करने के लिए आप IOStream लगाते हैं, हैज़ इंक्लूड IOStream हेडर फाइल। नाम के कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आप यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। हर एक प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। हर एक प्रोग्राम लिखा होता है 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में। इस प्रोग्राम कोड में आपने क्या किया है, एक सोर्स वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का, जिसमें आपने वैल्यू डाला है कंप्यूटर सैम डबल कोट के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब फिर एक वेरिएबल लिया आपने टारगेट 20 स्पेस का, जो कि कैरेक्टर टाइप है, और इसमें आपने टारगेट डाला जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। फिर आपने स्क्रीन पे मैसेज भेजा सी आउट स्ट्रिंग इन सोर्स बिफोर कॉपीड, ठीक है, तो जो भी सोर्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर सी आउट फंक्शन में स्ट्रिंग इन द टारगेट बिफोर कॉपीड, तो यहाँ पे टारगेट आपका आ जाएगा इधर से। तो जो स्ट्रिंग CPY है उस फंक्शन का यूज़ करेंगे किसके लिए, तो 2 फंक्शन, एक टारगेट और एक सोर्स के लिए। फिर मैसेज भेज देंगे सी आउट के थ्रू कि स्ट्रिंग जो टारगेट होता है आफ्टर स्ट्रिंग CPY एक फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए, ठीक है, तो वो टारगेट जो होता है वो ये हो जाता है। फिर वैल्यू रिटर्न 0 जो है वो मेन फंक्शन के पास कंट्रोल चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, स्ट्रिंग टारगेट और सोर्स का कंपेयर हुआ strcpy के थ्रू, और इसलिए आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा किस तरह से, तो स्ट्रिंग जो हुआ, स्ट्रिंग इन सोर्स बिफोर कॉपी क्या था, कंप्यूटर साइंस, और स्ट्रिंग जो था टारगेट बिफोर कॉपीड क्या था, टारगेट था। तो यहाँ पे आपको मैसेज लिखा जाएगा स्ट्रिंग इन टारगेट आफ्टर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक्सिक्यूटेड, तो वो स्ट्रिंग वो कंप्यूटर साइंस आपका लिखा आ जाएगा। आई बात समझ में, तो इस तरह से स्ट्रिंग CPY का यूज़ होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का, जो कि होता है आपका strlen। strlen फंक्शन जो होता है, और फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होता है, याद रखिएगा। strlen फंक्शन जो होता है वो एक नल टर्मिनेटेड बाइट स्ट्रिंग सोर्स लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, और रिटर्न करता है उसके लेंथ को, ठीक है, और लेंथ में आपका नल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है। तो strlen जो है वो क्या करता है, नल टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपको लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। फिर IOStream जो है आपका बेसिकली यूज़ होता है सी इन सी आउटपुट के लिए, और ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। हर एक फंक्शन, हर एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और हर एक प्रोग्राम जो है 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। अब जो ये प्रोग्राम कोड है, इस प्रोग्राम कोड में आपका जो ये सोर्स है ये कैरेक्टर टाइप का है, और इसमें आप सोर्स में आपने क्या डाला है, कंप्यूटर साइंस डाला है। फिर आपका जो सी आउट फंक्शन है ये प्रिंट करेगा मैसेज क्या, स्क्रीन पे सबसे पहले तो गिवन स्ट्रिंग इज, और जो भी सोर्स में होगा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा चला आएगा। फिर मैसेज ये टाइप होगा स्क्रीन पे, इट्स लेंथ इज, फिर strlen सोर्स लेंथ आपको यहाँ पे बता देगा कि जो गिवन स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस है, जो सोर्स है, उसका लेंथ जो है, जो भी लेंथ होगा वो गिन के यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इसलिए आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरह से कि गिवन स्ट्रिंग जो कंप्यूटर साइंस है उसका लेंथ 16 है,
आप इसको गिन लो, COMPUTER और SCINCE को गिन लो, इसमें टोटल 16 कैरेक्टर होंगे। तो str लेंथ जो है वो कैरेक्टर के लेंथ को बताता है। आई बात समझ में? फिर आइए बात करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में। तो स्ट्रिंग जो CMP फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है, इस स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन जो है 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें आपका पहला स्ट्रिंग 1 और दूसरा स्ट्रिंग 2 आता है। ये कंपेयर करता है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, क्या, लेक्सिकोग्राफिकली। कैसे कंपेयर करता है? तो लेक्सिकोग्राफिकली। और जो स्ट्रिंग CMP कंपैरिजन फंक्शन है वो रिटर्न होता है, क्या करता है रिटर्न? तो एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कब? तो इफ, अगर पहला फर्स्ट जो डिफरिंग कैरेक्टर है स्ट्रिंग का वो ग्रेटर होगा किससे? तो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग 2। ठीक है, आस्क, इसमें क्या होता है? आस्की वैल्यू का कंपैरिजन होता है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है वो सिंपल आस्की वैल्यू कैरेक्टर को कंपेयर करता है, और अगर निगेटिव वैल्यू होता है, अगर निगेटिव वैल्यू होता है तो पहले क्या करता है? वो डिफर करता है कैरेक्टर को। निगेटिव वैल्यू इफ द फर्स्ट डिफरिंग कैरेक्टर इज इन स्ट्रिंग 1 इज लेस देन करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर 2। तो जो स्ट्रिंग 1 है वो लेस होता है स्ट्रिंग 2 के वैल्यू से, आस्की वैल्यू से, तो निगेटिव वैल्यू देता है। और जीरो वैल्यू कब देगा? जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो है वो इक्वल होगा। अरे तो आपका यहाँ पे हुआ क्या आखिर? तो यहाँ पे हुआ आपका कि जो आपका वैल्यू है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करने के बाद वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब स्ट्रिंग 1 जो है वो ग्रेटर होगा। निगेटिव कब होगा? जब स्ट्रिंग 1 जो है वो स्मॉलर होगा स्ट्रिंग 2 से। और जीरो कब होगा? जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए। इसमें आपको क्या है? स्ट्रिंग डॉट हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग को इंक्लूड करने के लिए, उस पर ऑपरेशन करने के लिए फंक्शन के थ्रू। फिर ये IO स्ट्रीम जो है ये यूज़ होता है आपको सी इन सी आउट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। ये आपका नाम के यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो ये नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। फिर आपका हर एक प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना शुरू करता है मेन फंक्शन से, और प्रोग्राम का कोड जो है वो लिखा जाता है आपको इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसमें आपका जो है स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, और इसमें आपने वैल्यू दिया कंप्यूटर, फिर स्ट्रिंग 2 नाम लिया, उसका दिया कैरेक्टर टाइप का है वो, उसमें दिया साइंस। तो जो आपका रिज़ल्ट आया वो क्या आ जाएगा? उसको वो भी लिया, एक रिज़ल्ट नया वेरिएबल लिया जिसमें स्टोर करना है रिज़ल्ट को, वो इंटीजर टाइप का है। फिर रिज़ल्ट में आपका क्या करना है? कंपेयर करना है किसको? तो स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ। क्या यूज़ करके? तो स्ट्रिंग CMP फंक्शन यूज़ करके। अब नेक्स्ट है कि इफ़ रिज़ल्ट इक्वल टू 0, अगर रिज़ल्ट इक्वल टू 0 है तो आपको सी आउट कराना है स्क्रीन पे, क्या कि स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 यहाँ पे लिखा आ जाएगा। फिर स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 2 यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल। ठीक है, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, तो आपका जो सी आउट पे मैसेज जाएगा वो क्या जाएगा कि स्ट्रिंग 1, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 आ जाएगा, स्ट्रिंग 2, यहाँ पे स्ट्रिंग 2 आ जाएगा, आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से आपका आउटपुट दोगे, आउटपुट क्या आ जाएगा? कंप्यूटर एंड स्ट्रिंग 2 साइंस, स्ट्रिंग 1 कंप्यूटर एंड स्ट्रिंग 2 साइंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो दो वैल्यू का जो ग्रेटर देन जब इक्वल नहीं था तो वो इक्वल नोट्स हो गया। फिर आते हैं स्ट्रिंग कैट पे, str कैट पे। तो str कैट जो है वो भी स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर यूज़ होता है। ये स्ट्रिंग कैट फंक्शन जो है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है आपका, एक तो टारगेट और एक सोर्स। ठीक है, और ये फंक्शन अपेंड करता है, मतलब जोड़ता है, अपेंड्स करता है कॉपी ऑफ कैरेक्टर। ठीक, कैरेक्टर के कॉपी को, ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय सोर्स टू एंड ऑफ स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय टारगेट, सोर्स और टारगेट के पॉइंट को वो अपेंड करता है, कॉपी करता है। तो यहाँ देखिए क्या है एग्जांपल में, स्ट्रिंग डॉट एच स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए, आईओ स्ट्रीम सी इन सी आउट के लिए, नेम नाम के कन्फ्लिक्ट के लिए यूजिंग नेम स्पेस, और हर एक फंक्शन का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से, और हर एक प्रोग्राम का कोड दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और जिसमें आपका जो है इस प्रोग्राम कोड में आपने टारगेट वेरिएबल लिया 50 स्पेस का कैरेक्टर टाइप का।
ठीक है, और उसमें मैसेज भेजा, उसमें दिया आपने क्या पास किया लर्निंग सी प्लस प्लस इज फन इन्वर्टेड डबल कोट के अंदर। फिर आपने टारगेट सोर्स लिया करेक्टर टाइप का और इसमें वैल्यू दिया कितना 50 स्पेस का, और ईजी एंड वेरी यूजफुल दिया एक मैसेज यहाँ पे। फिर आपने स्ट्रिंग कैट फंक्शन को यूज़ करके टारगेट और सोर्स दोनों को क्या कंबाइन कर दिया, तो आपका जो सी आउट हो गया वो क्या हो गया, टारगेट आ गया। ठीक है, और जो रिटर्न वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ये वैल्यू आ गया लर्निंग सी प्लस प्लस इज फन ईजी एंड वेरी यूजफुल, ये मैसेज आपका फुल्ली टाइट हो जाता है। ये क्या किया, इस दोनों टारगेट और सोर्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो इसी इसी के लिए यूज़ होता है आपका क्या, ये str_cat जो फंक्शन है वो यूज़ होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं str_upper फंक्शन का। str_upper फंक्शन जो होता है यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए, क्या, गिवन स्ट्रिंग को अपर केस लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में। तो इसके लिए आपका जैसे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपका क्या है कि यहाँ पे आपका ये मैसेज भेजा आपने स्क्रीन पे, टाइप एनी स्ट्रिंग इन लोअर केस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक लोअर केस स्ट्रिंग लिखा, इसको पुट किया आपने गेट्स के जरिए, गेट स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, जो ये वेरिएबल की था आपका, उस वेरिएबल जो डिफाइन किया था उसको यूज़ किया यहाँ पे, और उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, गेट्स स्ट्रिंग के जरिए डालोगे। फिर मैसेज जो है उसमें क्या करेगा, कन्वर्टेड स्ट्रिंग वहाँ पे आ जाएगा। फिर अपर केस जो होगा उसका वो str_upper यहाँ लगा दोगे स्ट्रिंग 1 में, तो ये इसको कैपिटल कर देगा। ठीक है, फिर रिटर्न 0 ये मेन फंक्शन के पास आ जाएगा। तो आपका मैसेज आ जाएगा टाइप एन स्ट्रिंग, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। और फिर कन्वर्टेड जो सोर्स होगा स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस का, वो कंप्यूटर साइंस कैपिटल में आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर आते हैं, बात करते हैं स्ट्रिंग लोअर की। strLWR ये एक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो लोअर केस लेटर में चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया कि स्ट्रिंग वेरिएबल या करेक्टर टाइप का, ठीक है, इसमें आपने गेट्स किया स्ट्रिंग, यहाँ पे एक मैसेज भेजा क्या, टाइप एनी स्ट्रिंग इन अपर केस। तो इनपुट के जरिए, कीबोर्ड के जरिए यहाँ पे आप टाइप करोगे। ठीक है, अपर केस में लेटर। फिर क्या करोगे, इस strLWR जो है फंक्शन, इसके आगे में str1 लगा के आप इसको क्या कर दोगे, अपर केस के वैल्यू को लोअर केस बना दोगे। ठीक है, तो इसलिए आप अगर वहाँ पे मैसेज आएगा कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस आपको फिर लोअर केस में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शंस जो होता है उसके लिए आप math.h हेडर फाइल यूज़ करते हो, और जो ये हेडर फाइल होता है इसमें सारा मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो पहले से डिफाइन होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है math.h हेडर फाइल में, याद रखिएगा इसको। जिस math.h फंक्शन में सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं कॉस फंक्शन के बारे में। तो कॉस फंक्शन जो लेता है वो सिंगल आर्गूमेंट लेता है, किसमें, तो रेडियंस में। तो कॉस फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है वैल्यू को -1 से 1 के रेंज में, और जो रिटर्न वैल्यू होता है वो या तो डबल होता है, या तो फ्लोट होता है, या तो लॉन्ग डबल होता है। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू या तो डबल होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो लॉन्ग डबल होगा। और इसका रेंज कितना होता है, तो -1 से 1 तक। तो जो ये मैथ फंक्शन है, मैथ फंक्शन के अंदर कॉस फंक्शन है, ये -1 से लेके 1 तक रेंज में ये वैल्यू रिटर्न करता है। जो रिटर्न वैल्यू होता है या तो वो डबल होता है, या तो फ्लोट होता है, या तो लॉन्ग डबल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये हो गया क्या कि ये प्रोग्राम है जिसमें आपका IO स्ट्रीम जो है ये इनपुट आउटपुट के लिए है, जो कि यूज़ होता है आपको सी इन सी आउट के लिए। math.h मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ होता है। यूजिंग नेम स्पेस std जो है वो आपका यूज़ होता है किसके लिए, तो वो यूज़ होता है आपका नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। हर एक प्रोग्राम में जो है एक्सिक्यूट करना मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। हर एक प्रोग्राम कोड को 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। फिर आपने क्या किया, एक एक्स वेरिएबल लिया डबल टाइप का, उसमें आपने वैल्यू पुट किया 0.5, और एक दूसरा वैल्यू रिजल्ट लिया जो कि डबल टाइप का है। ठीक है, फिर रिजल्ट को आपने क्या किया, रिजल्ट में यहाँ फंक्शन क्रिएट किया, cos x फंक्शन दिया, x का वैल्यू 0.5 है। फिर आपने स्क्रीन पे मैसेज भेजा cos x, और x का वैल्यू जैसे यहाँ पे इनपुट होगा तो यहाँ रिजल्ट आपको शो कर देगा। तो cos x की जगह x का वैल्यू पुट किए तो आपका वैल्यू ये 0.877583। तो ये जो cos का फंक्शन है ये पहले से डिफाइंड है math.h हेडर फाइल में। फिर नेक्स्ट आपका SQRT फंक्शन आता है। SQRT फंक्शन जो होता है वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट का। तो स्क्वायर फंक्शन जो है एक नॉन निगेटिव आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, अगर निगेटिव आर्गुमेंट पास होता है तो स्क्वायरटी फंक्शन जो है उसका डोमेन में एरर अकर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर रखिए कि आपको हमेशा क्या लेना है,
एक नॉन निगेटिव आर्ग्यूमेंट लेना है, निगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपने क्या किया, तो मैथ डॉट एच फंक्शन का यूज़ किया है, किस लिए, तो इस एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने वेरिएबल पुट किया एक्स जो कि डबल टाइप का, जिसका वैल्यू 625 है, फिर उस एक्स स्क्वायर टी एक्स में जो एक्स वेरिएबल है उसके बाद आपने उसको रिजल्ट में स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर किया डबल टाइप का, और फिर जो है आपने फंक्शन परफॉर्म किया रिजल्ट इक्वल टू एसक्यूआरटी फंक्शन, एसक्यूआरटी, और ये जो एक्स का वैल्यू है जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा आपका, और फिर रिटर्न जो जीरो है ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 625 यहाँ पे आएगा आपका 625 पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 25। फिर नेक्स्ट क्या है, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन जो है वो भी क्या लेता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है रेडियन में। साइन फंक्शन जो है रिटर्न करता है, उसका रेंज होता है -1 से 1 तक, और जो रिटर्न वैल्यू होता है या तो डबल होता है, फ्लोट होता है, फिर लॉन्ग डबल होता है। उस तरह से पावर फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है बेस रेस टू पावर ऑफ एक्सपोनेंट। क्या, बेस रेस टू पावर एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या होता है आपको कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करता पावर में, वो क्या होता है, लॉन्ग डबल होता है, और रिटर्न टाइप जो होता है वो प्रमोटेड होता है लॉन्ग डबल में, ठीक है। इफ़ नॉट द रिटर्न टाइप डबल, तो पावर फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, जनरली दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो बेस जो कि बेस वैल्यू होता है, एक एक्सपोनेंट जो कि एक्सपोनेंट होता है उस बेस का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें आप हम लोग यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल का, बेस, एक्सपोनेंट और रिजल्ट का। बेस का वैल्यू 5 पुट किया आपने, और एक्सपोनेंट का वैल्यू 4 पुट किया, ठीक है। और फिर रिजल्ट कैलकुलेट किया इस वाले फॉर्मूला से, रिजल्ट इक्वल टू पावर और बेस एक्सपोनेंट, दो आर्ग्यूमेंट लेता है इसलिए दो बेस और एक्सपोनेंट डाल दिया यहाँ पे हमने। फिर स्क्रीन पे मैसेज भेजा पावर, पावर बेस यहाँ पे दिखा, फिर ये साइन दिया पावर का, फिर एक्सपोनेंट आएगा वहाँ पे, फिर यहाँ पे रिजल्ट पुट हो जाएगा। तो डबल एक्स में 25 डाला, तो रिजल्ट में आपका क्या आ जाएगा, डबल एक्स 20 एक्स इक्वल टू क्या 25 हो डाल दिया हमने, और रिजल्ट क्या, रिजल्ट में फिर उस एक्स का वैल्यू साइन एक्स में पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग पावर का भी यूज़ कर रहे हैं और साइन फंक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उस एक्स के वैल्यू को 25 यहाँ पुट कर देंगे, फिर सी आउट करेंगे एन साइन एक्स, रिजल्ट कितना आएगा, फिर रिटर्न 0, वो एक्सपोनेंट को भेज देगा मैसेज। तो यहाँ पे आपने दिया पावर 5 टू द पावर 4 कितना हो जाता है आपका 625 हो जाता है, और फिर साइन जो होता है 25 का वो कितना हो जाता है, उसका वैल्यू -0.132352 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए आप एस आर रेंड फंक्शन यूज़ करोगे पैरेंथेसिस के साथ। ये क्या करता है, सीड करता है क्या, सीडो रैंडम नंबर्स को, ठीक है, और जनरेट करता है आपको। तो ये क्या करता है, सीडो नंबर को जनरेट करता है, जो कि रैंड फंक्शन, रैंडम नंबर जनरेटर यूज होता है रैंड फंक्शन के थ्रू, ठीक। जो सीड होता है रैंड फंक्शन का वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। इसका मतलब ये है कि एस रैंड जो फंक्शन है वो उसको कॉल करना है बिफोर रैंड फंक्शन के। तो रैंड फंक्शन जो है बिहेव करता है एज इट वाज सीडेड विथ एस रैंड 1, ठीक है। तो जेन रैंडम, ये एस रैंड रैंडम होता है, स्टैटिक रैंडम जो 1 होता है। तो एस रैंड फंक्शन जो है वो लेता है अनसाइंड इंटीजर, और इसका पैरामीटर जो होता है यूज़ होता है एज अ सीड बाय रैंड फंक्शन, और ये डिफाइन करता है क्या, CSTLIB या फिर stdlib.h हेडर फाइल से। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रोग्राम है जिसमें आपका क्या है CSTLIB रैंडम फंक्शन के लिए यूज़ हुआ है ये CSTLIB, ठीक है। फिर आपका क्या है, आपने एक लिया क्या, रैंडम वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें आपका रैंड ये फंक्शन यूज़ किया। तो नो एस रैंड कॉज बिफोर रैंड, सो नो सीड, सो सीड इज इक्वल टू 1। फिर आपका सी आउट किया एन सीड रैंडम 1 से, रैंडम नंबर ये रैंडम हो गया, नो सीड 1 हो गया। ये एस रैंड जो वैल्यू है वो 10 का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और सीड जो है यहाँ पे फिर रैंडम को वैल्यू रैंड ये पुट किया, फिर सी आउट का वैल्यू यहाँ पे रैंडम डाला, से सी आउट का वैल्यू सीड डाला 10 इक्वल टू 10, और रैंडम नंबर इक्वल टू रैंडम डाला, फिर रिटर्न 0 वैल्यू किया यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सीड जब 1 था तो रैंडम नंबर 41 आया, और सीड जब 10 था तो रैंडम नंबर 71 आया, ठीक है। तो रैंडम नंबर के लिए आप सिंपली जो है एस रैंड यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइन जो है वो यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और फंक्शन जो है ऑप्शनली डिफाइन करता है इनपुट पैरामीटर, जो इनेबल करता है कॉलर को क्या पास करने के लिए, आर्गुमेंट पास करने के लिए। कहाँ, तो फंक्शन में। आई बात समझ में। तो फंक्शन जो होता है वो ऑप्शनली रिटर्न करता है क्या, वैल्यू एज आउटपुट।
तो फंक्शन जो है यूज़फुल होता है क्या करने के लिए, तो इनकैप्सुलेट करने के लिए कॉमन ऑपरेशंस को, किसमें, तो एक सिंगल रीयूजेबल ब्लॉक में, आइडियली जो होता है विथ सेम नेम, विथ अ नेम, एक नाम के साथ जो क्लियरली डिस्क्राइब करता है फंक्शन कि फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब, इसलिए फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है कि सी प्लस प्लस जो फंक्शन होता है वो पहले डिफाइन होना चाहिए, यूज़ होने से पहले, प्रोग्राम यूज़ होने से पहले वो डिफाइन होना चाहिए। तो जनरल सिंटैक्स जो होता है उसका क्या होता है, उस फंक्शन का एक रिटर्न डाटा टाइप होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है और फिर उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट होता है। तो रिटर्न डाटा टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट, फिर दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी होता है उस फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट करना क्या है कि जो रिटर्न डाटा टाइप होता है वो क्या है, वैलिड डाटा टाइप होता है सी प्लस प्लस में, और जो फंक्शन होता है, नाम, फंक्शन का जो नाम होता है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो रिटर्न डाटा टाइप एक वैलिड डाटा टाइप होता है और फंक्शन का नाम एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ठीक है, और जो पैरामीटर लिस्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, और इसमें क्या लिस्ट ऑफ पैरामीटर होता है, जिसमें कि आपको वेरिएबल्स का लिस्ट होता है। ठीक है, उसमें डाटा टाइप्स होता है और सेपरेट होता है वो कॉमा से। तो जो बॉडी होता है फंक्शन का वो कंप्राइज होता है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट से, जो रिक्वायर होता है क्या परफॉर्म करने के लिए, तो इंटेंडेड टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसका, फंक्शन का। तो नेक्स्ट पढ़ते जानते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है उसमें नंबर ऑफ फंक्शन होता है, कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ फंक्शन, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कंटेन होता है, बट इट मस्ट ऑलवेज हैव ओनली वन मेन फंक्शन, इसमें सिर्फ एक मेन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन, फंक्शन का डिफिनेशन को। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में चाहे हम फंक्शन डिफिनेशन को उस ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं और सारा फंक्शन उसके बाद आता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे फंक्शन को पहले, मेन फंक्शन के पहले डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल के तरह, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं उसी तरह से। तो एक फंक्शन जो है उसको पहले क्या करना होता है, तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो होता है वो आउटसाइड द मेन फंक्शन होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आउटसाइड, मेन फंक्शन आउटसाइड हो सकता है। तो इस तरह का आपका एक फंक्शन दिया है लॉन्ग टाइप का, ये फंक्शन का डाटा टाइप, ये फंक्शन का नाम और ये आर्ग्यूमेंट उसके अंदर। तो ये दो इंटर डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट है। ये लॉन्ग आपका क्या है, रिटर्न टाइप लॉन्ग है, फैक्ट आपका फंक्शन का नाम है, और जो आपका आर्ग्यूमेंट का लिस्ट है वो क्या है, इंट और डबल है। तो ये इंट और डबल क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं कि जो प्रोटोटाइप होता है ऊपर वाले फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कंपाइलर। तो ये प्रोटोटाइप जो है, जो ऊपर देखा आपने ये वाला, ये फंक्शन ये क्या देता है, मैसेज लॉन्ग फैक्ट इंट डबल। तो ये मैसेज देता क्या है कि जो रिटर्न टाइप फंक्शन का है वो लॉन्ग होगा, फैक्ट जो है वो फंक्शन का नाम है, और जो आपका फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट से साथ कॉल हुआ एक। ठीक है, दो आर्गुमेंट से कॉल हुआ, जो पहला आर्गुमेंट है वो डाटा टाइप है और दूसरा आर्गुमेंट जो वो डबल डाटा टाइप है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट इंट डाटा टाइप है और दूसरा आर्गुमेंट डबल डाटा टाइप है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट है, इंट इंट, और ये इंट उसका डाटा टाइप है, तो इसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन जो दिया इसमें डिटेल दिया गया क्या, रिटर्न डाटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर और आर्गुमेंट, इसमें लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर और आर्गुमेंट दिया गया। तो यूज़, अब आते हैं, बात करते हैं वॉइड कमांड का यूज़। तो वॉइड कमांड जो होता है वो उसका दो इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। पहला पर्पस होता है क्या, तो फंक्शन को इंडिकेट करना। ठीक है, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना। ठीक है, और दूसरा पर्पस क्या होता है वॉइड कमांड का, तो जेनरिक पॉइंटर को डिक्लेयर करना। तो वॉइड डाटा टाइप जो होता है वो इंडिकेट करता क्या है, कंपाइलर को, कि फंक्शन जो है रिटर्न नहीं करता है कोई वैल्यू, फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। और अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो वॉइड इंडिकेट क्या करता है, ये कि ये कुछ होल्ड नहीं करता, होल्ड नथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यहाँ एक फंक्शन फन नाम का ये डिफाइन है फंक्शन वॉइड टाइप का। सर वॉइड दिए तो जो एवॉव फंक्शन है ये क्या कह रहा है कंपाइलर को, कि फन जो है वो, ये जो फंक्शन है फन पैरेंथेसिस
साइड में लगा हुआ है, ये ना ही एक वैल्यू रिसीव करता है कॉलिंग प्रोग्राम से और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है कॉलिंग प्रोग्राम को। तो ना ही कोई वैल्यू रिसीव करता है, ना ही वैल्यू को रिटर्न करता है। अब आते हैं, बात करते हैं फंक्शन के एक्सेसिंग पे। तो एक्सेसिंग ऑफ फंक्शन, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है उसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाना चाहिए। क्या यूज़ करके करके तो उसके नाम को यूज़ करके। और जो रिक्वायर आर्ग्यूमेंट होता है उस एंड रिक्वायर आर्ग्यूमेंट टू बी पास्ड, और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एक्सप्लिसिटली आपको कॉल करना चाहिए, ठीक है, नाम का यूज़ करके, और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को पास करना चाहिए। तो कंपाइलर जो है वो रेफर करता है क्या फंक्शन के प्रोटोटाइप को, क्या चेक करने के लिए, तो ये चेक करने के लिए कि क्या वो फंक्शन जो है करेक्टली कॉल्ड हुआ है कि नहीं। तो अगर जो आर्ग्यूमेंट टाइप है वो मैच नहीं करता है किससे, तो डाटा टाइप से जो प्रोटोटाइप में डिफाइन किया गया है, तो कंपाइलर जो है वो परफॉर्म करेगा टाइप कन्वर्जन। अगर पॉसिबल हो तो वो क्या करेगा, अगर टाइप कन्वर्जन इम्पॉसिबल है तो कंपाइलर एरर मैसेज कर देगा। तो अगर वो टाइप कन्वर्जन नहीं कर पाएगा तो वो एरर मैसेज भेज देगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले एक फंक्शन है पैरेंथेसिस के अंदर, और इस फंक्शन जो में क्या हो गया है कि आपको फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, इस फंक्शन में कॉल किया गया क्या, बिना एक रिटर्न वैल्यू के और बिना आर्ग्यूमेंट के। तो डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ कॉल किया गया है बिना रिटर्न वैल्यू के और बिना आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। इस दूसरे वाले फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन में क्या गया है कि इस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। फिर इस फंक्शन में क्या किया गया है, इस फंक्शन को कॉल किया गया है रिटर्न वैल्यू x के साथ, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं है। फिर इस फंक्शन इस x इक्वल टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर में क्या है, फंक्शन को तो कॉल किया गया है एक रिटर्न वैल्यू के साथ, लेकिन इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट भी है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब आते हैं, बात करते हैं फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स की। तो फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट का होता है वो क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट और या फिर उसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो होता है वो होता है क्या, वैल्यू पास करने के लिए। कहाँ से, तो फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन से कहाँ पर, तो कॉल्ड फंक्शन में, ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है वो यूज़ होता है फंक्शन डिफिनेशन में, किस तरह से, तो एज पैरामीटर, ठीक है, जिसको कि फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और एक्सप्रेशन होता है फंक्शन कॉल के साथ, उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे आप प्रोग्राम इस ये iostream.h है इन सी आउट के लिए, ये नेम कन्फ्लिक्ट हटाने के लिए यूजिंग नेम इज स्टैंडर्ड। अब यहाँ हमने क्या किया है, एक फंक्शन को डिफाइन किया है जो कि इंटीजर टाइप है सम, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है इंट x और इंट y। यही 2 आर्ग्यूमेंट को कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब इस फंक्शन का जो है ये 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसमें अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ रिटर्न x प्लस वाई। फिर मेन फंक्शन यहाँ पे आ गया आपका मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम जो है वो 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, जिसमें आपने 2 वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का ए बी। आपने मैसेज भेजा स्क्रीन पे सी आउट के जरिए इंटर नंबर 1, फिर आपने उसको इंटर किया सी इन इनपुट के जरिए ए का वैल्यू यहाँ पे, फिर सी आउट जो है वो किया इंटर नंबर 2, फिर आप सी इन के जरिए बी इंटर किया यहाँ पे, फिर सी आउट किया द सम। तो द सम इज सम ए बी, तो जो भी सम आएगा ए बी वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल पैरामीटर हुआ, जो लास्ट में हुआ ये क्या है, आपका एक्चुअल पैरामीटर हुआ। आई बात समझ में। तो फॉर्मल पैरामीटर जो मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे यहाँ किया, इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, और एक्चुअल पैरामीटर यहाँ था ये। आई बात समझ में। फिर आते हैं, बात करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है उसमें क्या होता है, आप असाइन करते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, किस में, तो फॉर्मल पैरामीटर में, फंक्शन प्रोटोटाइप के फॉर्मल पैरामीटर में। और जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो अलाउ करता है आर्ग्यूमेंट को ओमिट करने के लिए, किसके साथ, तो जब कॉलिंग फंक्शन जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब, ठीक है। तो जब फंक्शन को आप कॉल करते हो तो आपका कोई मिसिंग आर्ग्यूमेंट जो होता है उसमें कंपाइलर यूज़ करता है वैल्यू को इन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है, फॉर द कॉल्ड फंक्शन के डिफ़ॉल्ट। तो कोई भी मिसिंग आर्ग्यूमेंट जो होता है उसमें कंपाइलर जो है
यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का फॉर कॉल्ड फंक्शन। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है उसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो गिवन बाय फॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजर। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के फॉर्म में दिया आता है। तो वॉइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो वॉइड टाइप का ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जिसका वैल्यू इंट n इक्वल टू 10 है एंड 2 इक्वल टू 100 है। तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फैसिलिटेट क्या करता है, तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को किसके साथ, तो एक पार्शियल और नो आर्ग्यूमेंट के साथ। आई बात समझ में। तो जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो फैसिलेट करता है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के को बिना पार्शियल और नो आर्ग्यूमेंट के साथ, विथ पार्शियल और आर्ग्यूमेंट के साथ। जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू और ये दो आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो आर्ग्यूमेंट, एक वेरिएबल एक इंटीजर, ठीक है। फिर आइए देखते क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है उस वो इंक्लूड किया जाता है क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ। कहाँ से, तो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बीच में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे हम लोग ने आर्ग्यूमेंट वैल्यू को 10 को यहाँ बीच में डाल दिया, इसलिए इनवैलिड प्रोटोटाइप हो गया। इसको होना कहाँ चाहिए था, तो इस वैलिड, इसको वैलिड बनाने के लिए आपको 10 को राइट साइड में लिखना है, 2 इक्वल टू 10, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं आप कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट में। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है ना आपका, वो डिक्लेयर होता है कॉन्स्ट कीवर्ड से, और जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है वो वेरिएबल के वैल्यू को स्टेबल करता है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसको इनिशलाइज करना चाहिए हमें, क्या, डिक्लेयर करते समय। तो कांस्टेंट जो है, कांस्ट मॉडिफायर जो है वो क्या करता है, एनेबल करता है क्या, असाइन करने के लिए इनिशियल वैल्यू को वेरिएबल में, जो कि बाद में चेंज नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी चेंज लेटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन, जो कि बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है फंक्शन के बॉडी के अंदर। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना, उसमें एक रिटर्न टाइप होता है, एक फंक्शन नेम होता है, फिर कॉन्स्ट कीवर्ड लगा होता है, फिर उसमें डाटा टाइप वेरिएबल होता है, उसमें वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल में ये क्या है आपका, ये रिटर्न टाइप है इंट, फिर आपका फंक्शन नेम है मिनिमम, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा है, फिर ये डाटा टाइप इंट दिया है, उसमें वेरिएबल दिया है ए, और इसमें दिया वैल्यू उसका 10, ठीक है। उसी तरह से ये फ्लोट रिटर्न टाइप है, एरिया आपका फंक्शन नेम है, कॉन्स्ट आपका आ गया कांस्टेंट, फ्लोट आपका क्या है, डाटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है पाई और उसका वैल्यू 3.4, फिर एक इंट लिया, इंट वेरिएबल लिया आर जिसका इक्वल वैल्यू है 5। तो इस तरह से आप कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हो। तो रिटर्न टाइप कॉन्स्ट इस तरह से आपने यूज़ करा। अब आइए बात करते क्या है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिस प्रोग्राम में आपको क्या है कि आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम का स्टार्ट होता है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से, ये सी आउटपुट के लिए यूज़ होता है। नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज़ होता है। फिर आपका जो है, आपने क्या किया, एक एरिया ले लिया वेरिएबल जो कि है डबल टाइप का, और इसके अंदर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, ठीक है, और उसमें वैल्यू पास किया डबल आर, एक आर वेरिएबल लिया डबल टाइप का, फिर एक कांस्टेंट ले लिया डबल टाइप का, जिसका कांस्टेंट डबल टाइप के लिए जिसका वेरिएबल का नाम है पाई, और इसका वैल्यू आपने पुट किया 3.14। फिर आपने क्या किया, इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए आपने दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर मेन फंक्शन का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, और ये दो मेन फंक्शन का जो कोड है वो दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। फिर इस मेन फंक्शन के अंदर जो आपका RAD और RES दो आपका यहाँ पे वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है। फिर आपका यहाँ पे सी आउट फंक्शन है जो कि आपका रेडियस को इंटर करने के लिए होता है। फिर आपने सी इन के थ्रू इस रेडियस को यहाँ पे इंटर कर दिया। फिर आपने क्या किया, जो आपका RES का वैल्यू है उसमें आपने क्या किया, एरिया निकाल लिया यहाँ पे रेड डाल के। फिर आपने सी आउट के जरिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे दिया और RES का वैल्यू निकाला, रिटर्न जीरो, ये मेन फंक्शन के पास चला गया। तो इंटर रेडियस इक्वल टू अगर 5 आया और एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 78.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसका यूज़ देखा। तो अगर वेरिएबल आर जो है उसका वैल्यू चेंज किया जाएगा आर इक्वल टू 25 किस में, तो फंक्शन के बॉडी के इनसाइड, तो एरिया जो होगा, ठीक है, फंक्शन तो एरिया, देन कंपाइलर विल थ्रो एन एरर, तो कंपाइलर यहाँ एरर थ्रो करेगा और असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली पैरामीटर आर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं कॉलिंग फंक्शन के मेथड्स के बारे में। तो कॉलिंग फंक्शन मेथड्स के बारे में जनरली आपको पता है कि सी प्लस में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पास किया जाता है क्या, फंक्शन में दो तरह से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फंक्शन में दो तरह से पास किया जाता है। तो
मेथड जो होता है दो होता है जनरली, पासिंग बाय द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, द फंक्शन इज कॉलिंग मेथड क्लास बाय कॉल बाय वैल्यू। तो ये आर्ग्यूमेंट को पास दो तरीके से होता था, एक तो होता है आपका क्या, फंक्शन कॉलिंग मेथड्स। तो फंक्शन को कॉल करने का मेथड जो है दो तरीका का होता है, एक तो कॉल बाय वैल्यू मेथड और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस मेथड, जिसको एड्रेस मेथड भी कहते हैं। जिसमें आपका कॉल बाय वैल्यू मेथड जो होता है, ये मेथड कॉपी करता है क्या, एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू में, ठीक है। उस फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू में, किसके जरिए, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड के जरिए। इस केस में क्या होता है कि अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज होता है उस फंक्शन का, तो आपका एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं नजर आएगा। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका एक आपने फॉर्मल पैरामीटर ले लिया जो कि वॉइड टाइप का डिस्प्ले एक्स डाला इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक्चुअल पैरामीटर आप ले रहे हो, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर ले रहे हो कहाँ, तो यहाँ पे देखो इंट ए, यहाँ पे ये सी आउट के जरिए यहाँ पे डिस्प्ले ए, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके कारण इस पे फॉर्मल पैरामीटर में के कारण एक्चुअल पैरामीटर में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, पहले तो ये आई स्ट्रीम सी इन से आउट के लिए नाम कन्फ्लिक्ट हटाने के लिए ये आपने एक फंक्शन डिफाइन किया डिस्प्ले टाइप का, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए क्या एक आर्गुमेंट लिया इन टेक्स्ट को, वो वॉइड टाइप का है। फिर इसके अंदर अपने इस दो कोड ब्लॉक के अंदर इस फंक्शन का डिफाइन किया जिसमें आपका स्टेटमेंट है इंट इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मतलब स्क्वायर करना है। फिर उस सी आउट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा स्क्रीन पे, द वैल्यू इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन इज ए इंटू ए, और जो भी होगा यहाँ पे ये ए आ जाएगा। तो फिर आपका फंक्शन शुरू होता है इन मेन फंक्शन यहाँ से, और ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर था, ये आपका इंटीजर या ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जिसमें एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। फिर आपने सी आउट के जरिए ये मैसेज भेजा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू का, फिर सी आउट के जरिए आपने इंटर ऑफ वैल्यू फॉर ए किया, फिर सी इन ए के जरिए आपने ए का वैल्यू यहाँ डाला, फिर आपने डिस्प्ले किया ए को, फिर आपने सी आउट किया द वैल्यू इनसाइड मेन फंक्शन ए का, फिर आपने रिटर्न किया 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गया इसमें क्या एग्जांपल है फंक्शन कॉल बाय वैल्यू में क्या आपने इंटर किया, इंटर द वैल्यू ऑफ ए कितना, तो 5 इंटर किया आपने। अब जो वैल्यू इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, जो कि होता है 25, तो वैल्यू इनसाइड मेन फंक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस मेथड का। तो कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस मेथड जो होता है ये कॉपी करता है आपको एड्रेस को, ठीक है, किसका, तो एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर, ये एक्चुअल पैरामीटर का एक्चुअल आर्गुमेंट का जो एड्रेस होता है उसको फॉर्मल पैरामीटर में ये कॉपी करता है। अब चूंकि एड्रेस जो होता है आर्गुमेंट का वो पास होता है, तो कोई भी चेंज अगर फॉर्मल पैरामीटर में होगा तो उसका जो चेंजेस होगा वो आपको एक्चुअल पैरामीटर में दिखेगा। तो इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस मेथड। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, तो एक प्रोग्राम लिया गया, तो हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम से CNC आउटपुट के लिए नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर आपने क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें ये आपका क्या हो गया, पासिंग बाय एड्रेस किया आपने, एक एड्रेस डाल के एंड ऑपरेटर यहाँ पे एड्रेस का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक फंक्शन है डिस्प्ले जो कि वॉइड टाइप का है। इस फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर आपने ये कोड लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, फिर सी आउट स्क्रीन पे भेजा आपने क्या कि द वैल्यू इनसाइड द डिस्प्ले फंक्शन इज, जो भी है यहाँ पे आप डाल दोगे N1 और N1 जो भी होगा, फिर मेन फंक्शन यहाँ लिखाएगा। फिर इस मेन फंक्शन को दो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डालते हैं। फिर इस मेन फंक्शन में जो आपका N1 है वो इंटीजर टाइप का है, और सी आउट जो है आपका वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा इंटर द वैल्यू ऑफ N1, तो N1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। फिर सी इन के जरिए यहाँ पे N1 का वैल्यू पुट हो जाए कर दोगे आप कीबोर्ड से। फिर सी आउट दूसरा मैसेज भेजोगे द वैल्यू ऑफ N1 इनसाइड द मेन फंक्शन बिफोर पासिंग, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले के जरिए यहाँ पे N1 का वैल्यू यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा इस वाले आर्ग्यूमेंट में वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कॉलिंग बाय एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने वैल्यू इंटर किया कितना 45, तो N1 का वैल्यू मेन फंक्शन के इनसाइड जो N1 का वैल्यू है फंक्शन में पास करने से पहले उसका क्या 45 हो गया, तो अब फिर इनसाइड द मेन फंक्शन N1 इंटू X1 वो 25 हो गया, तो वैल्यू N1 इनसाइड मेन फंक्शन आफ्टर पासिंग कितना हो जाएगा वो
2025 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस प्रोग्राम में आपको ये दिखा कि किस तरह से वैल्यू चेंज होता है, तो इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आपको क्या रखना है कि आपको यहाँ पे क्या याद रखना था कि नोट दैट ओनली सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन में जो चेंज हुआ है, नॉट ओनली द चेंज इन डिस्प्ले फंक्शन इज इन द फंक्शन हेडर। जो एड्रेस सिंबल होता है ना वो डिक्लेयर करता है, वो यूज़ होता है क्या इन द डिक्लेरेशन, किसके लिए, पैरामीटर, एक्स के पैरामीटर का। इसका मतलब ये है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए जो फंक्शन है आपका वो कॉल होगा क्या, पासिंग बाय, कॉल्ड बाय पासिंग रेफरेंस। ठीक है, वो कैसे कॉल होगा, तो कॉल्ड बाय पासिंग रेफरेंस। इसलिए जो जब आर्ग्यूमेंट आप num1 जो है वो पास्ड होता है डिस्प्ले फंक्शन में, तो वेरिएबल एक्स जो है, ठीक है, वो क्या करता है, num1 एड्रेस लेता है। ठीक है, तो लोकेशन आपका वो शेयर्ड हो जाएगा। तो अदर वर्ड में कहा जाए कि वेरिएबल एक्स जो होता है और num1 जो होता है वो रेफर करता है सेम मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो जिसमें आप num1 जो है क्या है वो मेन फंक्शन में, और जो नेम एक्स है वो होता है डिस्प्ले फंक्शन में, क्या रेफर करने के लिए, तो सेम स्टोरेज लोकेशन को रेफर करने के लिए। तो इसलिए जब आपको चेंज करोगे वैल्यू एक्स का आप, तो आपको एक्चुअली जो है वैल्यू जो num1 का चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यही सब चीज़ होता है। फिर आते हैं, बात करते हैं इनलाइन फंक्शन के बारे में। नॉर्मली जो कॉल स्टेटमेंट होता है फंक्शन का, वो कंपाइलर को क्या करता है, फंक्शन अ कंपाइलर टू जंप द फंक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली जो कॉल स्टेटमेंट होता है, नॉर्मली जो कॉल स्टेटमेंट होता है एक फंक्शन का, वो क्या करता है कंपाइलर को, तो वो बोलता है कि जंप करो, क्या, किस फंक्शन पे, तो उस फंक्शन पे। ठीक है, और वो क्या, वो जनरली स्टोर होता है किसमें, स्टैक्स में। एंड ऑल्सो जंप बैक इन इंस्ट्रक्शन, और वापस फिर इंस्ट्रक्शन पे जंप करो। तो फॉलोइंग द कॉल स्टेटमेंट, तो ये क्या है, ये रिड्यूस करता है क्या, प्रोग्राम के स्पीड को। तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के स्पीड को ये रिड्यूस करता है। तो इनलाइन फंक्शन जो है वो यूज़ होता है क्या, रिड्यूस करने के लिए, क्या, ओवरहेड जो होता लगता है वो स्टैक्स में, फॉर स्मॉल फंक्शन डिफिनेशन, स्मॉल डिफिनेशन फंक्शन से ये सब रिड्यूस कर देता है। तो इनलाइन फंक्शन जो है वो देखता क्या है, तो वो नॉर्मल लुक्स लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, एक इनलाइन फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह दिखता है। ठीक है, सोर्स फाइल में, लेकिन ये इंसर्ट करता है फंक्शन को डायरेक्टली किसमें, तो इनटू कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब एक फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, किसी को इंसर्ट कीवर्ड, वन हैज़ टू इंसर्ट कीवर्ड इनलाइन, एक को इनलाइन कीवर्ड डालना होगा किसमें, तो फंक्शन हेडर में। जैसे कि सिंटैक्स इनलाइन फंक्शन का क्या है, इनलाइन रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फिर डाटा टाइप पैरामीटर 1, डाटा टाइप पैरामीटर n, इतना भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है इनलाइन फंक्शन का, तो इनलाइन फंक्शन एक्सिक्यूट करता है फास्टर, और इसमें रिक्वायर होता है मेमोरी स्पेस ज़्यादा, लेकिन ठीक है, फास्टर तो करता है लेकिन मेमोरी स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है इसको। और ये स्टैक्स के कम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इनलाइन फंक्शन स्टैक के कम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें, जो कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम से सीन सी आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। और ये रहा आपका इनलाइन मेन फंक्शन, जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक वेरिएबल का नाम है जो कि फ्लोट टाइप का है। ठीक है, और जो इसमें आर्ग्यूमेंट पास हुआ है फ्लोट p1, फ्लोट n1, फ्लोट r1। अब इस फंक्शन का ये जो है आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर जो है ये स्टेटमेंट लिखा हुआ फ्लोट SI इक्वल टू, ये फॉर्मूला है p1 n1 r1 इंटू 100, मतलब p इंटू r इंटू n बाय 100, और ये रिटर्न करता है आपको क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट 1 का वैल्यू। फिर मेन फंक्शन यहाँ आता है, मेन फंक्शन में आपने क्या किया, SIPNR नाम का 4 वेरिएबल फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। फिर आपने सी आउट के जरिए मैसेज भेजा इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, फिर सीन के जरिए आपने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इंटर किया इस वेरिएबल के लिए से। फिर आपने मैसेज भेजा दूसरा आउटपुट पे इंटर द नंबर ऑफ़ ईयर्स, फिर आपने सीन के जरिए n का नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे पुट के, फिर सी आउट के जरिए आपने इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर सीन के जरिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला। फिर क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट किया आपने, सिंपल इंटरेस्ट जो भी यहाँ पे फार्मूला है वो इसके लिए। तो PNR का वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट कर दोगे आप ये PNR का, तो यहाँ पे आपका सी आउट जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कैलकुलेट होके यहाँ पे आपका वो कैलकुलेट होके वैल्यू आ जाएगा। फिर रिटर्न 0 ये मेन फंक्शन के पास रिटर्न कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंटर करोगे आप प्रिंसिपल अमाउंट 60,000, तो इंटर नंबर ऑफ ईयर्स इंटर कर दोगे, रेट इंटर कर दोगे, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा 30,000। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है कि दो वह प्रोग्राम था वो रिटर्न हुआ था क्या, रिटर्न हुआ मतलब लिखा हुआ था क्या, नॉर्मल फंक्शन डिफिनेशन फॉर्मेट में। ठीक ठीक है। ड्यूरिंग कंपाइलेशन फंक्शन कोड, अब इस फंक्शन कोड को कंपाइल करने समय ये डायरेक्टली इंसर्ट करता है क्या, कॉलिंग स्टेटमेंट, जो कि SIPNR है क्या उसमें, तो दिस मेक्स द कॉलिंग स्टेटमेंट टू चेंज, और ये क्या करता है, कॉलिंग स्टेटमेंट को चेंज करने पे मजबूर कर देता है। तो बेसिकली आपका जो है डिफरेंट फॉर्म होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन का, और वो डिफरेंट फॉर्म जो होता है उसमें पहले क्या आता है, अ फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट पैरामीटर, एक फंक्शन जिसमें रिटर्न वैल्यू नहीं है और पैरामीटर नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद नो रिटर्न नो आर्गुमेंट पास, तो यहाँ पे एक फंक्शन को नाम देने के लिए डिस्प्ले लिख लीजिए, इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है और इट डज़ नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, और इस डिस्प्ले फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में क्या आपका हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये आपको इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी CNC आउटपुट के लिए, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है वो नाम के कन्फिग को दूर करने के लिए, फिर एक फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है वो वॉइड टाइप का है, उस फंक्शन का यहाँ पे स्टेटमेंट है सी आउट के जरिए, फर्स्ट C++ फंक्शन, फिर मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन के अंदर ये डिस्प्ले को कॉल किया गया, फिर ये रिटर्न 0, तो आपका यहाँ पे आउटपुट जाएगा फर्स्ट C++ प्रोग्राम विद दिस ये वैल्यू। ठीक है। फिर अ फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट पैरामीटर, एक फंक्शन जिसमें रिटर्न वैल्यू है लेकिन पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, डिस्प्ले दिया, इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो इंट है, और ये इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिटर्न करता है एक वैल्यू, किसको, तो कॉलिंग फंक्शन को, और ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम कंट्रोल को किधर, तो कॉलिंग स्टेटमेंट में, वापस कॉलिंग स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें आपका ये इनपुट आउटपुट CNC आउटपुट के लिए, ये नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, ये आपका इन डिस्प्ले फंक्शन हो गया, इस फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें आपने 3 वेरिएबल लिया ABS। तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे कि आपने क्या लिया, डिस्प्ले फंक्शन ले लिया इंटीजर टाइप का, और इसको इस फंक्शन का ये सारा चीज़ स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ जिसमें आपने 3 वेरिएबल लिया ABS इंटीजर टाइप का, फिर मैसेज भेजा आपने स्क्रीन पे इंटर 2 नंबर, सीन के जरिए आपने 2 नंबर AB पुट कर दिया, फिर यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया S=A+B, और फिर आपने लिखा है रिटर्न S, फिर आपने इंट मेन फंक्शन दिया, इस मेन फंक्शन में जो क्या है, इंट मेन फंक्शन में आपका इस फंक्शन 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, और ये मेन फंक्शन में आपने m एक इंटीजर टाइप का लिया जिसमें आपने उस फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले, फिर यहाँ पे सी आउट जो मैसेज भेजा द सम ऑफ दिस, और ये m का वैल्यू जो भी आएगा इस फंक्शन ऊपर से कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0 मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा, और इंटर 2 नंबर्स आपने 10 30 पुट किया, सम उसका 40 हो जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। फिर अ फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड विथ पैरामीटर, एक फंक्शन जिसका कि रिटर्न वैल्यू है और विथ पैरामीटर, तो डिस्प्ले फंक्शन लिया हमने, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है, और इसमें 2 पैरामीटर हैं क्या, x और y, जो कि 2 वैल्यू लेता है, और जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो रिटर्न करता है कंट्रोल को कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम है जो मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ है, इस प्रोग्राम में आपका क्या है, ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्राम था, इसमें क्या किया आपने, मेन 2 इंटीजर टाइप है ये, इसमें सीन के तरह पहला इनपुट, दूसरा इनपुट B के तरह, फिर डिस्प्ले B किया, जो ऊपर में इसको डिस्क्राइब करेंगे, इस पर फर्स्ट नंबर दिया, तो समझिए। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड इट्स पैरामीटर, तो एक डिस्प्ले फंक्शन लिया, रिटर्न टाइप इंट रखा, 2 पैरामीटर x एंड y लिया, जो 2 वैल्यू रिसीव करेगा, जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा जो वो रिटर्न करेगा कंट्रोल को बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहीं पे ये था इसका, हाँ ये था आपका नंबर जिसमें आपके ने क्या किया, ये डिस्प्ले लिया फंक्शन, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट इंट x इंट y है जो द वैल्यू लेगा, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये फंक्शन का x=x+y रिटर्न s किया, फिर मेन फंक्शन में आया, यहाँ 2 वेरिएबल लिया AB इंटीजर टाइप का, मैसेज भेजा सी आउट को क्या, तो इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर सीन के जरिए वहाँ इंटर हुआ, फिर सी दूसरा मैसेज भेजा इंटर सेकंड नंबर, सीन B के जरिए यहाँ B इंटर हुआ, फिर यहाँ पे आपने क्या किया,
इस फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन का जो भी ऑपरेशन था यहाँ पे आपने कॉल कर लिया, इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी, फिर सी आउट में लिखा क्या आपने फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट, और फिर आपने जो वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे आपको फिर सी आउट क्या द फंक्शन प्रोसीडेड इज एस, जो भी एस कैलकुलेट होकर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा इंटर फर्स्ट नंबर 45 किया, इंटर सेकेंड नंबर 67 किया, तो जो फंक्शन जिसमें कि रिटर्न वैल्यू है और आर्ग्यूमेंट है, तो सम पास जो हुआ वैल्यू का 112 हो गया, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं रिटर्निंग फ्रॉम फंक्शन का। तो रिटर्निंग फ्रॉम द फंक्शन इज डन बाय रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक फंक्शन से रिटर्न होने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो एक्सक्यूशन स्टॉप कर देता है और रिटर्न करता है कॉलिंग फंक्शन को, एंड रिटर्न्स टू द कॉलिंग फंक्शन, और वापस रिटर्न हो जाता है कॉलिंग फंक्शन के पास। जब एक रिटर्न स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है इमीडिएटली एट द उस पॉइंट पे। फिर आते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो यूज़ होता है जनरली क्या करने के लिए, तो फंक्शन को रिटर्न करने के लिए, यूज टू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन से रिटर्न होने के लिए रिटर्न फंक्शन यूज़ होता है। और ये कैटेगराइज हुआ क्या एज अ जंप स्टेटमेंट, ये कैटेगराइज हुआ क्या एज अ जंप स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट करता है क्या एक्सक्यूशन को, फंक्शन के एक्सक्यूशन को ये टर्मिनेट करता है और ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को कहाँ पे, तो कॉल्ड स्टेटमेंट के पास। तो एक रिटर्न जो है उसमें कुछ वैल्यू उससे कुछ वैल्यू एसोसिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर रिटर्न का जो है वैल्यू उसके साथ एसोसिएट है तो वैल्यू जो है रिटर्न वैल्यू का कॉलिंग स्टेटमेंट का वो हो जाता है। और इवन फॉर द वॉइड फंक्शन के लिए जो रिटर्न स्टेटमेंट है बिना पैरामीटर के वो यूज़ होता है क्या करने के लिए, तो फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे यहाँ सिंटेक्स दिया गया आपका रिटर्न एक्सप्रेशन और वेरिएबल लिखा गया है, तो ये रिटर्न कीवर्ड उसमें ये एक्सप्रेशन ए प्लस बी और वेरिएबल क्या रिटर्न ए कर रहा है, तो रिटर्न टर्मिनेट करता है फंक्शन को। अब बात करते हैं रिटर्निंग वैल्यूज़ का। तो फंक्शन दैट रिटर्न नो वैल्यू इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसको वॉइड माना जाता है। तो जो डाटा टाइप होता है फंक्शन का उसको ट्रीट किया जाता है इंट के तरह। अगर इफ़ नो डाटा टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन, अगर कोई डाटा टाइप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो ठीक है उसको इंट ट्रीट किया जाता है। जैसे एग्जांपल इंट ऐड, ये फंक्शन है इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, ये इसका टाइप है इंट है, तो ऐड यहाँ पे एक फंक्शन है इसमें इंट 2 वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है बोथ डाटा टाइप रिटर्न वैल्यू इंट है, लेकिन बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न वैल्यू कहाँ C+ है तो वहाँ ये इंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए फंक्शन प्रोटोटाइप किस तरह से कि आपका जो इंट सम है, तो इंट जो है वो आपका डाटा टाइप है, सम आपका फंक्शन का नाम है, इसमें एक इंट है एक फ्लोट है, तो ये इसका रिटर्न टाइप आपका इंट आ जाएगा। तो इंट फ्लोट में इंट आ जाएगा, फ्लोट एरिया में फ्लोट है तो इसका रिटर्न टाइप फ्लोट आ जाएगा। कैरेक्टर में अगर ये रिजल्ट है तो कैरेक्टर में आएगा, और इंट n में है अगर ये डबल में है, यहाँ पे वैल्यू इंट n में है तो यहाँ पे डबल रिटर्न वैल्यू डबल आ जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं रिटर्निंग नॉन इंटीजर वैल्यू। तो नॉन इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो कैन बी रिटर्न एज कॉलिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जैसे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग जिसमें आईओ स्ट्रीम सीन से आउटपुट के लिए स्ट्रिंग डॉट एच स्ट्रिंग के लिए यूजिंग नेम स्पेस नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और ये आपका फाइंड फंक्शन कैरेक्टर स्टार डिस्प्ले, इसमें आपने इसका आर्गूमेंट पास किया रिटर्न चेन्नई, फिर इंट मेन फंक्शन का स्टार्ट हो गया। फिर इस मेन फंक्शन में आपने एक कैरेक्टर एस वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का जो कि 50 स्पेस लेता है। फिर आपने एक मेथड लिया स्ट्रिंग CPY जिसमें आपने 2 आर्गूमेंट लिए एस और उसमें डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया। फिर आपने फंक्शन सी आउट किया क्या एग्जाम्पल फंक्शन विद नॉन इंटीजर रिटर्न, और इसमें एस रिटर्न किया, फिर रिटर्न 0 किया। फिर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद नॉन इंटीजर रिटर्न वो क्या हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है रिटर्निंग बाय रेफरेंस। तो रिटर्निंग बाय रेफरेंस का जो प्रोग्राम उसमें देखिए क्या है, इस तरह से आप रिटर्निंग रेफरेंस में क्या है इंट में ले लिए, और इस तरह से एक n1 n2 जो है इन ये रिटर्निंग रेफरेंस के लिए एंड n, ठीक है, n1 रेफरेंस n1 दे दिया, तो वैल्यू ऑफ n1 ये हो गया, n1 रेफरेंस के लिए हो गया, ये प्लस प्लस कर दिया वैल्यू, n1 रिटर्न हो गया, सी आउट n1 रेफरेंस रिटर्न जी। आफ्टर n1 इंक्रीज, एक बार n1 इंक्रीज हो गया तो 151 होगा, रेफरेंस इसका 151 हो गया। तो बेसिकली इस तरह से होता है आपका। तो वेरिएबल n1 रेफरेंस जो है वो एलाइस है किसके n1 के साथ, तो हैंस व्हेन द रिटर्न
वैल्यू n1 रेफरेंस टू अल्टर्ड ऑटोमेटिकली द वैल्यू इन चेन। तो दो वेरिएबल जो होता है n1 और n1 रेफरेंस टू शेयर सेम मेमोरी और रेफरेंस। फिर आइए बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। तो रिकर्सिव फंक्शन जो होता है जब कोई एक फंक्शन खुद को कॉल करे, ठीक है, कॉल इटसेल्फ, उसको क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी टेक्निक को रिकर्सन कहते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर जो है उसमें रिकर्सन यूज़ होता है। जैसे आपका यहाँ प्रोग्राम है हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो इंक्लूड करता है सीन सी आउटपुट को, फिर नेम स्पेस स्टैंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, तो वो आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करता है। फिर आपने एक फंक्शन लिया फैक्टोरियल नाम का जो कि इंटीजर टाइप का है, उसमें आपने वैल्यू फंक्शन प्रोटोटाइप्स में इंटीजर वैल्यू पुट किया। फिर इंट मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन जो है इंटीजर टाइप, ये प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट हुआ। यहाँ NO नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया आपने, फिर स्क्रीन पे मैसेज सी आउट के जरिए भेजा इंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। फिर आपने सी इन के थ्रू यहाँ पे नंबर पुट किया, फिर आपने सी आउट किया क्या, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ठीक है, ये नो, फिर यहाँ फैक्टोरियल ऑफ नंबर लिया, फिर रिटर्न वैल्यू 0 किया। फिर यहाँ इंट फैक्टोरियल यहाँ फंक्शन लिया, ठीक है, फैक्टोरियल, इसमें इंट m का वैल्यू डाला, अगर इंट m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये रिटर्न करेगा m इंटू फैक्टोरियल m-1, एल्स ये रिटर्न करेगा 1। तो जब आप इंटर करोगे नंबर टू फाइंड अ फैक्टोरियल दैट इज़ 5 पुट करोगे तो फैक्टोरियल 5 जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर आइए बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप को, जो कि मैंडेटरी होता है, ठीक है, चूँकि फंक्शन फैक्टोरियल जो है वो गिवन होता है आफ्टर द मेन फंक्शन। तो सपोज दैट आपको फाइंड आउट करना है SCF ऑफ एनी टू नंबर यूजिंग रिकर्सन, तो आप पहले ये करोगे हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये होगा क्या, तो सीन सी आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है वो नाम के कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। फिर फंक्शन SCF के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो SCF हो जाएगा, इंट SCF, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट इंट n1 n2 डालेंगे। फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, उसके अंदर n2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न SCF इज इक्वल टू n2 n1 मॉडुलस 2 एल्स रिटर्न n1, ठीक है। फिर यहाँ मेन फंक्शन लिया हमने, इस मेन फंक्शन के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया दो num1 num2 इंटीजर टाइप का, फिर इसमें मैसेज भेजा सी आउट किया तो इंटर 2 पॉजिटिव इंटीजर, फिर सी इन के थ्रू n1 num1 सी इन के थ्रू num2 डाला हमने, सी आउट जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF जो है वो num1 हो गया इधर, और सी आउट जो हो गया num2 इज SCF ऑफ num1 एंड num2, फिर ये रिटर्न 0 वैल्यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दो पॉजिटिव इंटीजर लिया 350 और 100, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF जो 350 का वो 50 हो जाएगा, वो कैलकुलेट करके आपको वो फंक्शन दे देगा। तो फिर आते हैं बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो नेसेसरी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फंक्शन SCF जो है वो गिवन होता है बिफोर द मेन फंक्शन, तो इसलिए फंक्शन प्रोटोटाइप जरूरी नहीं है। फिर आते हैं बात करते हैं स्कोप रूल के बारे में। स्कोप रूल्स ऑफ वेरिएबल, तो जो स्कोप रेफर करता है क्या, एक्सेसिबिलिटी किसका, तो वेरिएबल का, तो वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी कौन रेफर करता है, तो उसका स्कोप रेफर करता है, ठीक है। और यहाँ 4 टाइप का आपको स्कोप होता है C++ में। पहला होता है आपका लोकल स्कोप, दूसरा होता है फंक्शन स्कोप, तीसरा होता है फाइल स्कोप, चौथा होता है क्लास स्कोप। तो जनरली लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप और क्लास स्कोप होता है। इसमें क्या होता है, तो आपका जो स्कोप होता है वो एक रीजन होता है और लाइफ होता है किसका, वेरिएबल का, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग जो है यहाँ 3 प्लेसेस होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, एक तो ब्लॉक के इनसाइड, ठीक है, जिसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, एक तो फंक्शन के इनसाइड जिसको फंक्शन वेरिएबल कहते हैं, फिर नेक्स्ट आपका फंक्शन के आउटसाइड जिसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और एक क्लास के इनसाइड जिसको डाटा मेंबर या क्लास वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह से याद रखोगे, लोकल वेरिएबल ब्लॉक के इनसाइड, फंक्शन वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के आउटसाइड, और डाटा मेंबर्स और क्या, क्लास वेरिएबल क्लास के इनसाइड, ठीक है। तो लोकल स्कोप जो होता है वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल जो होता है उसको डिफाइन करते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और ब्लॉक कोड जो है वो कर्ली ब्रेसेस से होता है। जो स्कोप होता है लोकल वेरिएबल का ब्लॉक का वो डिफाइन नहीं है, विच इज़ डिफाइंड। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक्सेस नहीं होता है ब्लॉक के आउटसाइड, ठीक है, ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। ये लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू ब्लॉक बट डिस्ट्रॉयड अपॉन एग्जिट। तो यहाँ पे आपका हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड दिस, तो यहाँ पे आपका ये है। तो डेमो ऑफ लोकल स्कोप, तो लोकल स्कोप में देखिए मेन फंक्शन है, यहाँ इंट ए बी, दो वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, इसका वैल्यू द ए बी, और ये पहला मैसेज लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन बी।
तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो इन टेम्प एक लोकल वेरिएबल, इसमें ए का वैल्यू स्टोर किया, फिर ए में बी का वैल्यू स्टोर किया, बी में फिर टेम्प का वैल्यू वापस स्टोर किया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो हो गया उसको लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, सी आउट में ए, फिर टी टैप दिया, फिर बी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर 10 20 आ गया। तो इस तरह से लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में, जो ये जो था टेम्प वो लोकल स्कोप में था, ठीक है, और उधर जो था वैल्यू वो क्या था, ग्लोबल स्कोप में था वेरिएबल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो आपका लोकल स्कोप में था तो उसमें क्या था, ये यहाँ पे वैल्यू था आपका क्या, लोकल स्कोप, इस ब्लॉक के अंदर था, ये इस ब्लॉक के लिए ये टेम्प, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप को समझे। फिर क्या है कि फंक्शन में जो इंट मेन है, जो एरर टेम्प है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, तो ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम जो कंपाइलर क्या करेगा, एरर मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल टेम्प एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइफ टाइम होता है लोकल वेरिएबल का वो ब्लॉक के अंदर होता है एक्सक्यूशन के टाइम में, तो लोकल वेरिएबल डाई विथ इट्स लॉक ऑफ एक्सक्यूशन कंप्लीटेड। तो फिर आते हैं, बात करते हैं फंक्शन स्कोप के बारे में। तो जो स्कोप होता है वेरिएबल का वो डिक्लेयर्ड किया जाता है क्या, विद इन अ फंक्शन। तो जो स्कोप होता है वेरिएबल का वो डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन के अंदर, और इसको एक्सटेंड किया जाता है क्या, फंक्शन ब्लॉक में और सारा सब ब्लॉक में, ठीक है। तो जो लाइफ टाइम होता है फंक्शन स्कोप वेरिएबल का, वो क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक का लाइफ टाइम होता है, और जो स्कोप होता है फॉर्मल पैरामीटर का फंक्शन का, वो फंक्शन का स्कोप होता है। तो यहाँ फंक्शन स्कोप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपने क्या लिया, एक हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया जो कि सीएनसी आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और ये आपका फंक्शन ऐड लिया जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट पुट है। फिर आपने उसका यहाँ पे यूज़ किया इंट एम एक्स प्लस वाई, एम डिक्लेयर्ड विद इन फंक्शन ऐड, और ऐड फंक्शन में डिक्लेयर हुआ है, और ये सी आउट जो है द सम इज एन। अब ये मेन फंक्शन यहाँ पे हुआ, ये आपका 2 वेरिएबल इंट ए बी टाइप का हुआ, ए में वैल्यू 10, बी में वैल्यू 20। फिर आपने ऐड किया ए को, बी ऐड ए बी, यहाँ पे जो ऑपरेशन यहाँ से लिया गया है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एग्जांपल क्या, तो फंक्शन स्कोप का, इसमें आपका क्या है, इस तरह से वैल्यू पुट किया गया इंट। तो ये स्कोप जो फंक्शन हुआ, तो इंट में तो एम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। फिर आते हैं, बात करते हैं फाइल स्कोप के बारे में। तो एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर होगा वो ऑल ब्लॉक्स एंड फंक्शन इंक्लूडिंग मेन। तो जब एक वेरिएबल जो है जब सारे ब्लॉक के ऊपर और फंक्शन के ऊपर में यूज करते हैं, जिसे मेन फंक्शन में इंक्लूड होता है, हैज़ अ स्कोप ऑफ फाइल, उसमें फाइल का स्कोप होता है। और जो लाइफ टाइम होता है फाइल स्कोप वेरिएबल का, वो उस प्रोग्राम का लाइफ टाइम होता है। तो लाइफ स्कोप वेरिएबल जो उसको ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, तो ये देखिए सारा फंक्शन के पहले आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, डिक्लेयर्ड विथ इन अ फाइल, इसलिए क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या ग्लोबल वेरिएबल है। फिर आते बात करते हैं क्लास स्कोप के बारे में। क्लास जो है एक न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग है, मतलब नया तरीका है क्रिएट करने और इम्प्लीमेंट करने का लिए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को। क्लासेस जो वो प्रोवाइड करता है एक मेथड क्या करने के लिए, तो पैक करने के लिए टुगेदर, मेथड फॉर पैकिंग टुगेदर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप डाटा और मेथड को, मतलब डाटा को पैक करने के लिए एक मेथड देते हैं, क्लास प्रोवाइड करता है। तो डाटा मेंबर्स जो होता है वो डाटा वेरिएबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। तो जैसे यहाँ पे ये है जिसमें क्लास है स्टूडेंट का, ये 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसमें ये प्राइवेट है, इसमें आप इंटीजर मार्क 1 मार्क 2 टोटल, ये आपका इंटीजर टाइप है। तो जो आपका क्लास स्टूडेंट जो इसमें मार्क 1 मार्क 2 जो है ये टोटल, ये क्या है आपका डाटा वेरिएबल है। अब इसका स्कोप जो है वो क्या है, क्लास के अंदर है। तो जो स्कोप होता है उसको बाद में क्लास और ऑब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में समझना है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, हिडन स्कोप होता है, किसका, तो एक वेरिएबल का। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो उसका सिंबल इस तरह से होता है, और ये फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज होता है। कैसे, तो एक्सेस देने के लिए, किसको एक्सेस करने के लिए, तो ग्लोबल वेरिएबल को। कब, तब जब क्या है, जब एक लोकल वेरिएबल हो सेम नाम का, तब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रोग्राम है जिसमें आपको शो करना है ग्लोबल वेरिएबल को। तो आप यूज़ करोगे क्या, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जब ये लोकल वेरिएबल का नाम सेम है। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल आपका, यहाँ पे ये ग्लोबल वेरिएबल है,
एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ एक्स फिर एक लोकल वेरिएबल है। तो इसलिए आपको क्या है, ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करना तो क्या करना, आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देना है, और ये वेरिएबल तो लोकल है ही। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। जब दो ऑपरेटर का सेम नाम हो तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हो। तो इसलिए जो है यहाँ से हम लोग ने कर क्या कि लार्ज प्रोग्राम को जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम में ब्लॉक्स में बांट दोगे उसको फंक्शन कहेंगे। फंक्शन जो होता है वो क्लासीफाई होता है प्री डिफाइंड और बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन में और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र क्रिएट करता है। वॉइड फंक्शन जो है कंपाइलर को कुछ रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो रिटर्न करता है एक वैल्यू, किसका, तो कॉल रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। रिटर्न करता है प्रोग्राम के कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन में। डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप जो फंक्शन का होता है वो सी प्लस में वो क्या होता है, इन टाइप का होता है। फंक्शन जो कॉल करता है खुद को उसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। स्कोप जो होता है वो एक्सेसिबिलिटी होता है वेरिएबल का, जो लोकल ग्लोबल होता है। फिर जो 4 टाइप का स्कोप होता है उसमें लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप और क्लास स्कोप आता है। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है हिडन होता है स्कोप वेरिएबल के अंदर, अगर सेम नाम का हो तो उसको यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन। See you in the next class. Please do like and subscribe the channel. Thank you so much and all the very best for your exam.